ठीक है। तो आज हम लोगों को डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन देखना है। उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे आज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है। अगर कभी कोई भी आपका मैथमेटिकल फंक्शन है या रियल लाइफ में कोई भी चीज अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर भी जाएगा, वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर भी जा सकता है। ठीक है। और या अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में वो ऑसिलेट भी कर सकता है, अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। तो हम लोग को ये पता करना है कि भाई कब कौन सी चीज मैक्सिमम होगी, कब कौन सी चीज मैक्सिमम हो मिनिमम होगी। इन सब के बारे में थोड़ी सी मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे। ठीक। तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, और ये ग्राफ से आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। मान लो ये y है इधर, और ये एक्सिस आपका x है, और कोई ग्राफ इस तरह से गया है। ऐसे हो गया। मान लो कोई ये ग्राफ आपका y इक्वल टू fx का ग्राफ है। तो आप बताओ, इस पॉइंट पर हमको दिख रहा है ये ग्राफ कहां पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाते हुए दिख रहा है। देखो यहां पर ये अपना मैक्सिमम है, यहां पर ये ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू पर है, यहां पर फिर अपनी ये मैक्सिमम वैल्यू पर है, यहां पर फिर ये मिनिमम वैल्यू पर है। मान लो ये x1 पे ऐसा हो रहा है, ये x2 पर हो रहा है, ये x3 पर हो रहा है, और ये x4 पे हो रहा है। अब थोड़ा सा देखो, इसके कुछ नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये, तो ये जो रीजन है आपका, या फिर ये जो रीजन है, इनके कुछ नाम है। ये रीजन और इस रीजन, देखो इस पॉइंट पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो इसको हम एक नाम तो बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है। यहां पर भी हम इसका नाम देंगे लोकल मैक्सिमा। अगर हम यहां पर बात करें तो इसको हम नाम देंगे लोकल मिनिमा, और यहां पर भी हम बात करें तो इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है। तो ये लोकल क्यों है उसका मतलब समझना। जैसे मान लो कि आप जहां पर जिस शहर में एक रह रहे हो, वहां पर एक शहर में 4 कॉलोनीज हैं। 4 कॉलोनी में हमने एक सर्वे कराया कि इन चारों कॉलोनी में देखो कि सबसे अमीर इंसान कौन है और सबसे गरीब इंसान कौन है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसका एक लिस्ट बनाओ, और जिसके पास सबसे कम पैसा है उसका एक लिस्ट बनाओ। तो ये कॉलोनी का नाम है ए, इस कॉलोनी का नाम है बी, इस कॉलोनी का नाम है सी, और इस कॉलोनी का नाम है डी। तो जब कॉलोनी ए में सर्वे किया गया, तो यहां पर जो सबसे अमीर इंसान आया उसकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, और जो सबसे गरीब इंसान आया उसकी प्रॉपर्टी है 1000 रुपए की। उसके पास 1000 रुपए है। जो सबसे अमीर है उसके पास 1 करोड़ रुपए है। जब हमने बी में सर्च किया तो मालूम चला कि जो सबसे अमीर इंसान है वो 2 करोड़ रुपए रखता है, और जो सबसे गरीब है उसके पास 1500 रुपए है। ठीक है। सी में हमने चेक किया तो मालूम चला कि यहाँ पर जो सबसे अमीर इंसान है 3 करोड़ रुपया रखता है, और जो सबसे गरीब है उसके पास 2000 ही रुपए है। और यहां पर जब सर्च किया तो यहां पर हमें 4 करोड़ मिला, और जो सबसे गरीब है वहां हमें 500 रुपए ही यहां पर मिले उसके पास। तो ये बताओ, अगर हमने सबसे अमीर और सबसे गरीब की बात की, तो इस कॉलोनी का सबसे अमीर ये है
जिसके पास 1 करोड़ है, सबसे गरीब ये है जिसके पास 1000 रुपए है। इस कॉलोनी में देखा तो 2 करोड़ और सबसे गरीब जो है 1500 रुपए। तो ऐसे हमने चारों कॉलोनीज का अपना एक लिस्ट बनाया और इन चारों कॉलोनी से एक अमीर और एक गरीब मतलब 2-2 लोगों को हमने सेलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा किया। तो जब ये एक जगह पे इकट्ठा हुए तो इसमें बताओ कि सबसे अमीर कौन घोषित हुआ? 4 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी रखने वाला सबसे अमीर घोषित हुआ और जिसके पास 500 रुपए था वो सबसे गरीब घोषित हुआ। तो आप सोचो कि इस ए लोकेलिटी में, इस वाले आपके इस मोहल्ले में अमीर तो ये है, गरीब ये है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वाला ये है, मिनिमम वैल्यू वाला ये है। इस वाले में मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। इस वाले में मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। इसमें मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। लेकिन अगर पूरे शहर की लिस्ट बनाई गई तो सबसे अमीर ये मिला और सबसे गरीब ये मिला, और इत्तेफाक से एक ही कॉलोनी में सबसे अमीर भी मिल गया, एक ही गरीब भी मिल गया। मान लो आप इसको ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर देखो 200 रुपए लिखा है, मैंने बोला था 2000 रुपए लेकिन लिखा मैंने 200 रुपए। तो आप देखो कि अगर इसकी हम वैल्यू को 200 ही माने तो भाई सबसे गरीब तो ये मिला ना, हमें ये 200 रुपए वाला मिला ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे सबसे अमीर और सबसे गरीब लाई करे, ऐसा तो है नहीं। तो मान लो कि ये 200 रुपए इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने 2000 बोला था लेकिन इसको 200 ही माना, मैंने 200 लिखा, ये 200 रुपए की ही प्रॉपर्टी इसके पास है और इसके पास 500 रुपए की है। तो आप बताओ सबसे अमीर कौन है? ये है जिस पर मैं स्टार बनाने वाला हूं। और सबसे गरीब कौन है? ये है जिसपे 200 रुपए जिसके पास है। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब है कि पूरे शहर का अमीर यहां से मिला और पूरे शहर का गरीब यहां से मिला। तो ये सारे अपने अपने मोहल्ले के क्या बोले जाएंगे? लोकल अमीर और लोकल गरीब बोले जाएंगे। अपने अपने मोहल्ले के ये सब क्या है? लोकल अमीर और लोकल गरीब बोले जाएंगे। लेकिन इसी में आपका ये वाला है, ये आपका सबसे ज्यादा अमीर है तो इसे बोलेंगे ग्लोबल अमीर, और ये सबसे गरीब है तो इसे बोलेंगे ग्लोबल गरीब। तो सेम उसी तरीके से ये भी है। हम लोगों ने इस छोटे से लोकेलिटी में चेक किया तो सबसे अमीर यहां पर मिला, मैंने सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहां मिली। इस लोकेलिटी में चेक किया तो मैक्सिमम वैल्यू यहां मिली। इस लोकेलिटी में चेक किया तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहां मिली और इस लोकेलिटी में चेक किया तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहां मिली। तो आप बताओ ये जो लोकल मैक्सिमा है यही आपका क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा क्या ये? और जो ये लोकल मिनिमा है क्या यही आपका ग्लोबल मिनिमा भी होगा क्या? यस। बात समझ में आई है? तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो कई जगहों पे मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम सबसे रिच पर्सन की लिस्ट बनाएं तो कुछ इंडिया के भी मिलेंगे। इंडिया का सबसे अमीर कौन है वो अलग है, अमेरिका का सबसे अमीर कौन है वो अलग है। जैसे मान लो एलन मस्क इस समय सबसे अमीर है, ठीक। अब एलन मस्क अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका का भी सबसे अमीर तो एलन मस्क ही हुए ना। अब पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर भी क्या हुए? एलन मस्क हुए। तो ग्लोबल अमीर कौन है? एलन मस्क। और आपका अमेरिका का अमीर कौन है? एलन मस्क। तो वो अपने लोकल मोहल्ले के भी मैक्सिमम है और वो पूरे वर्ल्ड में भी सबसे मैक्सिमम है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं लोकल मैक्सिमा में से कोई एक ग्लोबल मैक्सिमा बनेगा और उन्हीं लोकल मिनिमा में से कोई एक ग्लोबल मिनिमा बनेगा। क्लियर हुई बात? लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम एक काम और कर रहे हैं। एक काम ये कर रहे हैं कि मैं यहां पर थोड़ा सा एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट पर x इक्वल टू x1 पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ये हुआ। एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया। हमने 4 टेंजेंट ड्रॉ किए। आप बताओ कि जहां जहां पर चीजें मैक्सिमम हो रही हैं
क्या वहां वहां पर आपका ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? यहां भी 0 डिग्री का एंगल है, यहां भी 0 डिग्री का एंगल है, यहां भी 0 डिग्री का एंगल है, और यहां भी 0 डिग्री का एंगल है। समझ में यस आई बात बेटा? ये तो बेटा ये बताओ, टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे हम बोलते क्या है? डीवाई डीएक्स बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर भी आपका डीवाई डीएक्स, इस जगह पर भी डीवाई डीएक्स क्या है? 0 है। यहां पर भी डीवाई डीएक्स क्या है? 0 है। यहां भी आपका डीवाई डीएक्स क्या है? 0 है। और यहां पर भी डीवाई डीएक्स क्या है? 0 है। हर जगहों पर डीवाई डीएक्स आपका क्या है? 0 है। समझ में आई बात? यस सर। इसका मतलब हम ये कंडीशन लिख सकते हैं क्या कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा क्या होना चाहिए? डीवाई डीएक्स शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है उसका स्लोप मैंने यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा और यहां पर देखा। इन चारों जगहों पर उसका स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो मैक्सिमा या मिनिमा की क्या ये कंडीशन बन सकती है? डीवाई डीएक्स शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपकी चीज मैक्सिमा या मिनिमा है तो आप वहां पर आप देखो उस पूरे फंक्शन का डीवाई डीएक्स इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन ही तो होगा बेटा, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई ना कोई तो फंक्शन ही होगा ना। यस। ठीक है। उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू को 0 के बराबर करोगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 मिलेगा। आपको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? x1 की वैल्यू मिलेगी, x2 की वैल्यू मिलेगी, x3 की वैल्यू मिलेगी एंड x4 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x1, x2, x3, x4 इन सबों की वैल्यू मिलेगी। अब हमें चेक करना होगा कि इस x1 या x2 या x3 या x4 किस पर ये मैक्सिमम, क्योंकि देखो ग्राफ में तो दिख रहा है कि x1 पर मैक्सिमम है, x2 पर मिनिमम है, x3 पर मैक्सिमम है, x4 पर मिनिमम है। तो हमको सॉल्व करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर मैक्सिमम होगा और कौन सी जगह पर मिनिमम होगा। ये तो हमें पता करना पड़ेगा ना। अभी तो हमने केवल ये काम किया तो उससे हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली सॉल्व करके कि x1, x2, x3 या x4 इन सब पर कहां पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए तो कंडीशन यही हो रही है ना। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। ठीक। अब देखो, अगर हम बात करें कि इस स्लोप का, यहां पर जो स्लोप है, थोड़ा ध्यान से इस बात को देखना, मैं अब इसमें कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अगर कोई चीज यहां पर मैक्सिमम है तो इसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़े तो ये एक तरह से स्लोप मिल रहा है। और ये स्लोप आप देखो, मतलब इस स्लोप का हम स्लोप देख रहे हैं तो क्या ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है क्या? इससे थोड़ा आगे। क्योंकि अगर कहीं पर कोई यस। वैल्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के जस्ट आगे जाओगे तो ये वैल्यू वहां से कम हो गई होगी, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम यहां पे है तो इसके बाद वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर कहीं पर वो चीज मिनिमम है तो उसके बाद वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा होगा। समझ में आई बात बेटा? ये यस। ठीक। तो अगर हम
इस वाले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करके ये कंडीशन तो निकाल लिए, x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू तो पता कर लिए। अब पता नहीं x1 पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो ग्राफ में देख के तो हमको लग रहा है कि यहाँ मैक्सिमम है या यहाँ मिनिमम है, लेकिन वैसे अगर हमें किसी का ग्राफ नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो उसके लिए हमें एक सेकेंड टेस्ट करना पड़ता है। इफ d2y dx स्क्वायर, मतलब एक बार जो आपने डिफरेंशिएट किया है ना, और उस रिजल्ट को आप दोबारा डिफरेंशिएट करो और उसको डिफरेंशिएट करो और चेक करो कहां पे, डिफरेंशिएट करके चेक करो कहां पे, x1 पे, x2 पे, x3 पे और x4 पे, इन सब पर इसे चेक करो। कैसे चेक करोगे? डिफरेंशिएट करो और उसके बाद उसमें x1 या x2 या x3 और x4 की वैल्यू पुट करो। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 हो गई, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब आप बताओ उसके जस्ट आगे तो आपका ये स्लोप तो डिक्रीजिंग ही है ना, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर आपका इफ d2y dx स्क्वायर कहां पे, वही x1 या फिर आप x2 या फिर आप x3 या फिर आप x4, इन सब पर आप चेक करो और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर ये वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये काम क्या करना होता है, कहीं पर भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसको पहले हम चेक करते हैं कि वो वहां पर कैसे मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम लोग पहले dy dx निकालते हैं, dy dx को 0 के बराबर करते हैं और 0 के बराबर कर दिया तो वहां से हमें x1 x2 x3 x4 की वैल्यू पता चलेगी। अब हम इस वाले को एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इस वाले फंक्शन को हम एक बार सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव x1 x2 x3 या x4 पे लेस देन 0 आ गई तो मैक्सिमम है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमम होती है। ठीक है, समझ में आई बात ये? और देखो इसको मैं अब थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं, रिजल्ट में लिख रहा हूं। क्या इससे आगे बढ़े, हम अगले पेज पे आए? यस सर। ठीक, चलो अब हम इसको समराइज कर रहे हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, dy dx शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से सॉल्व करेंगे इसको हम, तो सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, x1 x2 x3 x4, इन सबों की वैल्यू को हम पता करेंगे। समझ में आई बात ये? सर एग्जाम्पल कोई बताइए। हाँ हाँ बता रहे हैं, इसके बाद पहले ये काम कर लेने दो, इसके बाद मैं एग्जाम्पल से ही काम करूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमा या मिनिमा की हम कंडीशन बात करें और इसको सॉल्व करके हम ये वैल्यूज पता कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात ये? और इसके बाद फॉर मैक्सिमा, अगर कोई चीज मैक्सिमा है इसका मतलब यह है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। और फॉर मिनिमा क्या है, d2y dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर क्या आएगा, मिनिमा आएगा। तो हम चेक करेंगे कहां पर, ये सारी चेकिंग कहां होगी, ये x1 x2 x3 x4 के लिए ये बात चेक होगी। लेकिन अगर मान लो कि इफ d2y
dx स्क्वायर इन वैल्यूज पर चेक करने पर ये वैल्यू 0 हो जा रही है, तब क्या करेंगे? अगर लेस देन 0 है तब तो मैक्सिमा हो गया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा हो गया, लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हम आगे के स्टेप पे जाएंगे, और आगे का स्टेप क्या है? वही d3y dx क्यूब चेक करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। अब मतलब थर्ड डेरिवेटिव को 0 करेंगे, और इसके बाद यहां पर वैल्यूज मिलेंगी x1 x2 ऐसे वैल्यूज मिलेंगी, पहले से कुछ कम मिलेगी, और इन वैल्यूज पर हम क्या चेक करेंगे? फोर्थ डेरिवेटिव d4y dx4, अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमम, अगर d4y dx4 ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम। ठीक है, और अगर मान लो कि इन वैल्यूज पर फिर से d4y dx4 0 हो गया तो हम d5y dx5 को चेक करेंगे इक्वल टू 0, और फिर उनसे जो वैल्यू मिलेगी उसको हम 7th में, मतलब उसके बाद 6 में चेक करेंगे। मतलब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होता है? ऑड डेरिवेटिव, ऑड डेरिवेटिव को क्या करना चाहिए? 0, और चेकिंग किस पर करनी है? इवन डेरिवेटिव पे, इवन डेरिवेटिव पे हम चेक करेंगे। अगर इवन डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, अगर इवन डेरिवेटिव लेस देन 0 तो वो क्या होगा? मैक्सिमा। समझ में आई बात ये? यस ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसके बाद बात करते हैं। तो अगर ऑड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन, और अगर आप इवन डेरिवेटिव हम निकालें ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। और जनरली ये काम देखो, जो फिजिक्स में बात की जाए तो फिजिक्स में यहीं पर चीजें सिमट जाती हैं, यहीं तक आपके आके सिमट जाती हैं, ये वाली कंडीशन आती ही नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चंस में। लेकिन हाँ, जब आप मैथमेटिक्स में जाते हो तो मैथमेटिक्स में आपको आगे भी जाना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर हम आगे फर्दर भी जाते हैं। ऐसा फंक्शन वो लेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव को चेक करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जहां पर 0 आ गई तो फिर अब वहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको थर्ड डेरिवेटिव पर जाना पड़ेगा, और थर्ड डेरिवेटिव के बाद फोर्थ पर चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस ठीक, अब चलो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 1/x, और यहां बताया जा रहा है कि x ग्रेटर देन 0 है, और आपको इसकी चेकिंग करनी है इस इक्वेशन की, कि ये इक्वेशन कहां पर मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, और अगर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये बात हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन क्या है? dy dx शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आप इस y को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। अब भाई 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1, और x की पावर -2। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कैसे मैंने किया? x को तो हमने 1, x का डिफरेंस तो 1 हो गया, x की तो पावर 1 है। 1/x को log x भी लिख सकते हैं ना? बेटा 1/x का नहीं होता डिफरेंस, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। जैसे इंटीग्रेशन तो वो होता है log, वो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, तो 1/x को हम x की पावर -1 बोलेंगे। x की पावर -1 का मतलब -1 बाहर निकालो, x की पावर -1 और -1 करेंगे तो x की पावर -2 आ जाएगा, इतना शुड बी इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? 1 - 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इसको उसको इस साइड में लेके चले जाओ तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। दो वैल्यूज मिली एक्स की, बोलो। यस एक्स की दो वैल्यूज मिली, +1 एंड -1। और आपको क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है कि एक्स की वैल्यू केवल पॉजिटिव ही लेनी है, निगेटिव नहीं लेनी है। तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 1 एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यस ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पर हमको नहीं पता है, डिवाइड dx किया और सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1 आया। अब x इक्वल टू 1 पे मुझे नहीं पता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब d2y dx स्क्वायर करो। अब d2y dx स्क्वायर आपका यही वाली चीज तो है ये, इसको एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और -1 ऐसे ही लिख लो, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x की पावर -3, ऐसा हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास देखो क्या हो जाएगी, ये माइनस और -2 मिलके 2/x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या हो गया, 2/x³ और 2/x³। अब इस पर हम एट x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 कर दो, d2y dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, तो 2/1 का क्यूब कर दिया तो क्या आ गया, ये 2 आ गया। और 2 की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 y क्या होगा, मिनिमम होगा। x इक्वल टू 1 पे y क्या होगा, मिनिमम होगा। बात समझ में आ गई ये, यस ठीक है। यस ठीक, अब अगर मिनिमम है तो y की मिनिमम वैल्यू निकलेगी कैसे, आपको कुछ नहीं मालूम हो गया कि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू मिनिमम है, तो y मिन वैल्यू कैसे निकलेगी, x की जगह पर 1 पुट कर दो फंक्शन में, तो 1 + 1/1, x की जगह पर केवल 1 पुट कर दीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2। तो y की मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। इत्तेफाक से ये वाली वैल्यू 2 और ये वाली 2 मैच कर गई, तो ये ना सोचना कि हमेशा डिफरेंशिएशन वहां पर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर और उसकी मिनिमम वैल्यू सेम होगी, कुछ भी हो सकती है, वो इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये, यस ठीक। अब सेम उसी तरह से मान लो आपके पास इस तरह का एक इक्वेशन लिखा गया है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहां पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, और अगर मिनिमम है तो किस जगह पे है, मैक्सिमम है तो किस जगह पे है, इसको आपको चेक करना है। इसको चेक करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका जो पहले चूंकि हमने पढ़ा है उसकी बात करेंगे, और दूसरा तरीका हमारे पास पैराबोला का मैंने ग्राफ बताया था, आपको याद करो, पैराबोला का ग्राफ आपको पता है ना, यस तो ये तो पैराबोलिक इक्वेशन ही है ना ये। यस तो पैराबोला अगर इसमें देखो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। यस और ओपनिंग स्ट्रेट अपवर्ड तो अपनी मिनिमम वैल्यू से ही तो जाएगा ना, इसमें तो मिनिमा ही मिलने वाला है ना, मैक्सिमा तो मिलने वाला है ही नहीं। तो ये तो ग्राफ देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पर मिनिमा होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमा की ही आएगी, मैक्सिमा की नहीं आ सकती है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि ग्राफ आपकी मैक्सिमम से आ रहा है, मिनिमम होके बाद ऊपर चल जा रहा है ये। तो आपका पैराबोला जो ओपनिंग अपवर्ड होता है वो मिनिमा देता है, ओपनिंग डाउनवर्ड मैक्सिमा देता है। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करें, ग्राफ से तो समझ में आ गया कि ये मिनिमा होना है ये, और कहां पे होना है डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा,
मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होगा, dy dx शुड बी इक्वल टू 0। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होगा, dy dx शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x स्क्वायर का क्या होगा, 2x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3/4 ये आ गया। अब x इक्वल टू -3/4 पे हमको नहीं पता है कि ये फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, मुझे पता ही नहीं है। तो हम क्या कर दें, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, d2y dx स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे बेटा, ये डिफरेंशिएट करने पर यही तो आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो 4x का डिफरेंशिएशन तो 4 हो गया और 3 का क्या होगा, 0। तो बेटा 4 + 0 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये तो आप इसकी वैल्यू रखो चाहे न रखो, ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है आपको। इसका मतलब क्या होगा आपका, x इक्वल टू -3/4 पर आपका y कैसा होगा, मिनिमा होगा। क्लियर हुई बात बेटा, ये यस समझ में आ गई बात ये। तो देखो Yes. कैसे हम लोगों ने चेकिंग, अगर हमको ये कंसेप्ट न पता हो तब भी हम इससे अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 4 आई, और चाहे आप अब इसमें कुछ भी रखो, x की वैल्यू -3/4, x तो आ ही नहीं रहा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। इसका मतलब ये है कि वो ऑलवेज मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक ही मिनिमा बन रहा है, कोई मैक्सिमा मिनिमा होने का कोई चांस है ही नहीं, केवल एक यहाँ पर मिनिमा बन रहा है। और पैराबोला में होता ही ऐसा है कि पैराबोला ऊपर से आ रहा है, मैक्सिमम अपने इनफाइनाइट से आ रहा है और ये मिनिमम होके फिर इनफाइनाइट पे चला जाएगा ये, ठीक है। यस ठीक, अब देखो इसके बाद अगला एक सवाल मैं कर रहा हूं। सवाल ये है, हमें बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को अगर हम u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, एक पार्टिकल को ऐसे अर्थ के सरफेस, ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, अब ये फिजिक्स के प्रॉब्लम में देखो कैसे लगाते हैं। एक पार्टिकल को हम u स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा 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 और अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ये वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप पत्थर ऊपर फेंको ऐसे ही तो गिरेगा, अगर एकदम सीधे वर्टिकली 90 डिग्री पर ऊपर फेंक दिया तो वैसे ही ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा ये, यस ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते समय इसकी जो हाइट है उस हाइट का इक्वेशन होता है ut -12 gt स्क्वायर, जहां पर g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने बता दिया कि h जो है ये आपकी हाइट है, वो टाइम का ये फंक्शन है, h इक्वल टू ut -12 gt स्क्वायर, ये टाइम का ये फंक्शन है। यस क्लियर हुई बात ये, यस ठीक। अब देखो अगर ये टाइम h आपका टाइम के साथ ऐसे रिलेट कर रहा है तो आपको कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने टाइम पर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, कितने टाइम पर, टाइम की कौन सी वैल्यू होगी जो यहां मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो इसका मतलब आप देखो ना, y को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, h से, और x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, t से। y और x के जगह पर h और t में ये इक्वेशन है। तो फॉर, आप बता दो, अब बिना फिजिक्स हम इसकी जान समझे हुए मैथमेटिक्स से काम कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। हमको नहीं पता है कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, अभी मैं ग्राफ से बता दूंगा कि ये मैक्सिमा ही होने वाला है। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा आपको क्या लिखेंगे, dh dt शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो h को डिफरेंशिएट करोगे मतलब ut का डिफरेंशिएशन तो u हो जाएगा -1/2 g, और t स्क्वायर का क्या होगा 2t शुड बी इक्वल टू 0। इस 2 से 2 कैंसिल, u -gt इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू u/g, t इक्वल टू क्या हो गया u/g। अब इस टाइम पर पता नहीं मैक्सिमा है कि मिनिमा है,
तो आप चेक कर लो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इस वाले पॉइंट को दोबारा डिफरेंशिएट करो, जो फंक्शन आया है u माइनस जी टी, एक बार डिफरेंशिएट करने पर यही तो आया है। आप देखो एक बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है इसको, तो यही तो आया है u माइनस जी टी, और u माइनस जी टी को एक बार और डिफरेंशिएट करो, u को आप 0 करो, और इसके बाद माइनस जी टी का डिफरेंशिएशन माइनस जी होगा, और ये तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज निगेटिव है। तो अगर हम d2h dt स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस जी, और ये तो वैल्यू लेस देन 0 हो रही है क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो लेस देन 0, इसका मतलब t इक्वल टू यू बाई जी पर ये आपका h क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यही हम लोग प्रूव करेंगे जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ये प्रूव करेंगे। ये आपका टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, पार्टिकल को ऊपर जाने और नीचे आने में जो टोटल समय हम लोग याद रखेंगे वो 2u बाई जी होता है। तो जाने का समय क्या होगा, u बाई जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय u बाई जी, और मैक्सिमम हाइट से वापस आने का समय भी u बाई जी, तो 2u बाई जी उसको बोलते हैं। और यही आपका क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, कितने देर तक पार्टिकल हवा में रहा, उड़ता रहा, तो ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u बाई जी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो आधा दूर हवा में गया ऊपर मैक्सिमम, और फिर वापस में मैक्सिमम से 0 पर आया अपना, तो कितना टाइम मैक्सिमम जाने में लगा, u बाई जी, और मैक्सिमम से फिर से 0 आने में कितना समय लगा, u बाई जी, तो टोटल आपका क्या हो गया, 2u बाई जी। समझ में आ गई बात बेटा ये? अब देखो इसको हम कैसे समझ जाते कि ये मैक्सिमा ही होगा, मिनिमा नहीं होगा, ये इसको समझने का तरीका, ये आप बताओ बेटा, ये जो इक्वेशन दी गई है ये कौन सी, टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पैराबोलिक इक्वेशन ही तो ये भी है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2g टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस h इक्वल टू 0। अब आप बताओ अगर इस वाले इक्वेशन में देखा जाए तो ये क्या होगा, ये इस इक्वेशन का a है, यस सर, करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, तो ये जो a है, a और a लेस देन जीरो 0, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला कहां से जाएगा, मैक्सिमम हाइट से ही तो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस। ठीक है, और एक एप्लीकेशन हम क्लास 12th का लेके आते हैं और आपको बताते हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन। समझ में आ गया बेटा ये? तो ऐसे हमारे फिजिक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर हमें मैक्सिमा मिनिमा के इक्वेशन को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जानते भी नहीं कि ये चीजें क्या हैं, लेकिन हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यस। चलो एक क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये और दूसरा पार्टिकल ये। ठीक है, और अगर इस पे चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, और इसके बीच का सेपरेशन अगर R है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा चार्ज वाले कंसेप्ट में। ठीक है, दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसको मान लो कि दोनों सेम तरह के नेचर के हैं, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा ऐसे। और इस फोर्स का फॉर्मूला कूलम ने दिया था, कूलम ने कहा था कि जो ये फोर्स होगा वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और K कुछ और नहीं है, एक कूलम कांस्टेंट है, और ये होता है वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब कहानियां बाद में समझना कि ये चीज क्या है, ये क्लास 12th का पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं। मान लो कि ये कांस्टेंट है, ये चाहे वो कांस्टेंट कुछ भी हो, लेकिन कांस्टेंट ही तो है वो। मेन बात ये है कि इस पर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है। तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जैसे दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G M1 M2 बाई आर स्क्वायर पढ़ा था आप लोगों ने ना क्लास 9th में। यस।
सेम वैसे ही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फॉर्मूला मैथ का जो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है वो K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया क्योंकि आप कभी क्लास 12 के कंसेप्ट को इसको नहीं जानते हो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल ये है और एक दूसरा पार्टिकल ये है। ठीक है, हमारे पास टोटल चार्ज Q है, इनके बीच का सेपरेशन भी बता दिया गया है कि मान लो ये D है। हमारे पास टोटल चार्ज कितना है Q में से कितना हम इसको दे दें और कितना इसको दे दें कि जिससे कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम रहे। आप बताओ, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड आप कुछ चेंज करोगे तो ये फोर्स के फॉर्मूले में वैल्यू को बदलेंगे तो ये फोर्स की वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। यस। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इस Q चार्ज में से कितना इसको दिया जाए और कितना इसको ट्रांसफर किया जाए जिससे कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा, वो फोर्स मैक्सिमम हो। तो हमने क्या माना कि इस Q चार्ज में से स्मॉल Q चार्ज मैंने इसको दे दिया तो इसके पास चार्ज बचा क्या, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q चार्ज बचा। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, तो अब बेटा अगर इसके पास कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q चार्ज है और इसके पास स्मॉल Q चार्ज है और क्वेश्चन में ये बात बोला गया कि कितना कितना चार्ज दे दें कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगे, इसका मतलब मिनिमा होना की सवाल ही नहीं है, केवल मैक्सिमा की बात करनी है। तो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, DF आपका पहले उस डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल शुड बी इक्वल टू 0। तो पहले हम इसका एक फोर्स का फॉर्मूला बनाएं, तभी तो हम उसको मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन में ले जाएंगे। बेटा यहां पर अब फोर्स का नया फॉर्मूला क्या बनेगा, के यहां का चार्ज क्या है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, यहां का चार्ज क्या है, स्मॉल Q, डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन क्या है, D स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो K बाई D स्क्वायर, तो ऐसे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल Q माइनस स्मॉल Q का स्क्वायर, ऐसा होगा। यस। ठीक है, K अपॉन D स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। अब हमें इस फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो पहले इस फोर्स के लिए वेरिएबल क्या है, इस फोर्स को चेंज कौन कर रहा है, क्या K चेंज होगा, K कांस्टेंट है, वो चेंज होगा क्या, नो सर। क्या सेपरेशन चेंज किया जा रहा है क्या, नो सर। क्या चेंज हो सकता है, अब इस सर, Q Q। का मैग्नीट्यूड ही तो चेंज हो सकता है कि कितना इसको दें, तो वो Q चेंज हो सकता है। इसका मतलब इस फोर्स के लिए वेरिएबल क्या है, स्मॉल Q, तो हमको इसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करना होगा, जो बदले इसमें वही तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, उसी के रेस्पेक्ट में ना। याद करो, dy dx करते थे तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे क्योंकि x के बदलने पर y बदल रहा था, तो यहां पर किसके बदलने पर f बदलेगा, Q के। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर बाई DQ। मैक्सिमा, हम मैक्सिमा ही लिखेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में आपसे कही दिया है कि मैक्सिमम फोर्स लगे, हमें एफ मैक्स की कंडीशन बतानी है कि कितना कितना चार्ज दिया जाए। तो फॉर मैक्सिमा DF DQ शुड बी इक्वल टू 0। अब थोड़ा डिफरेंशिएट करो इसको, इस वाली चीज को डिफरेंशिएट करो, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो K अपॉन D स्क्वायर तो बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कैपिटल Q स्मॉल Q माइनस Q स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा क्या, कैपिटल Q, क्योंकि कैपिटल Q स्मॉल Q का डिफरेंशिएशन आपका क्या बचेगा, कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर का क्या होगा, 2Q। समझ में आई बात, Q स्क्वायर का Q के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2Q। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस। सक्षम? यस सर। तो इसको क्या कर दें, इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमा क्या होता है,
डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q शुड बी इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है। क्या ये कभी 0 हो सकता है? क्या ये कभी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 किसको होना पड़ेगा? इसी को 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। क्योंकि एक चीज तो 0 हो ही नहीं सकता, तो यही 0 होगा। इसका मतलब कैपिटल Q माइनस 2Q विल बी 0। अब अगर 0 है तो बेटा स्मॉल q इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल Q बाई 2। इसका मतलब स्मॉल q की वैल्यू कितनी है? कैपिटल Q बाई 2। मतलब यहां पर जो चार्ज है इसका आधा चार्ज इसको दे दो और बचा हुआ आधा आप यहां पे रखो, जिससे इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा से हमने कितना आसानी से ये कंडीशन पता कर लिया कि क्या क्या चार्ज भेज दे, कितना चार्ज उसको भेज दें कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। सर ये तो आपने सिर्फ एक ही स्टेप वो फॉलो किया है ना। भाई अब ये बताओ, मैक्सिमम फोर्स नहीं ना पूछ रहा है, कितना मैक्सिमा कब होगा ये पूछ रहा है ना। तो मैक्सिमा कब होगा मतलब कौन से वेरिएबल, कौन से क्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी? तो जब स्मॉल क्यू की वैल्यू Q बाई 2 होगी तब मैक्सिमम होगी। नो सर, जैसे उसमें बताए थे मैक्सिमा फाइंड करने के लिए कि y से वो 0 से बेटा लेस अब देखो, अगर जब सवाल में आपको नहीं बताया है कि यहां पर सॉल्व करने पर ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तब हम उसके सेकंड स्टेप पर जाएंगे ना। ये तो सवाल में खुद ही कह दिया है कि ये मैक्सिमम कंडीशन को ही चेक करो आप इसे। और आप देखो, जब इसको सॉल्व करने पर Q की 3-4 वैल्यू आती तो हम कहीं देखते हैं ना कि कुछ मैक्सिमा होगा, कहीं मिनिमा होगा। जब एक ही वैल्यू आई तो उस वैल्यू पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन चेक करो, तो आपकी चीजें क्या होंगी? और दूसरी चीज आप बताओ कि ये जो इक्वेशन बनी है, कौन सी इक्वेशन बनी है? क्वाड्रेटिक अब क्वाड्रेटिक में क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? माइंड निगेटिव। तो एक पैराबोला कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला मैक्सिमा को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई ये? यस। बस यही चीज आपको सीखना है। हाँ, कंडीशन है। मैथमेटिक्स जब आप लोग अपने मैथमेटिक्स में काम करोगे ना, तो वहां पर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव तक जाना होगा, क्योंकि वहां पर मैथमेटिक्स के फंक्शन होंगे और वो पावर हमारे सेकंड मतलब आपके नहीं होंगे, क्यूब में होंगे, 4 पावर में होंगे, कई जगह इस तरह से होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में चीजें होंगी। फिजिक्स में सिंपल सी चीज होगी, क्योंकि वो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग जो पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन हमें फिजिक्स में ही करना है। जब सवाल में ही खुद बोल दिया कि इस एफ के मैक्सिमम के लिए ही आप कंडीशन बनाइए, वो कह रहा है कि सवाल में केवल मैक्सिमा ही होना है, मिनिमा नहीं होना है, तो हम केवल मैक्सिमा की बात करेंगे, मिनिमा की बात क्यों करेंगे हम तब? और आप देखो मैक्सिमा क्यों होगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है उसका आपका क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव। और निगेटिव कोफिशिएंट वाली चीज आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैक्सिमा को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए आपका लेस देन 0 है तो मिनिमा, मैक्सिमा। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन होती तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक आता, और क्वाड्रेटिक के 2 रूट मिलते, तो 2 रूट में हो सकता है किसी एक पर मैक्सिमा किसी एक पर मिनिमा हो जाए, तो हम आगे जाएंगे तब ना। यहां पर तो सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू मिल रही है। यस। ठीक है। और बेटा अगर मान लो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यू क्या आई? Q माइनस 2Q। आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लो ना, D2F DQ स्क्वायर। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल Q माइनस 2Q। तो आप देखो क्या होगा, कैपिटल Q का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2Q का क्या होगा? -2। ये तो लेस देन 0 ही तो है। तो D2F DQ स्क्वायर, ये वैल्यू तो आपकी 0 ही लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये क्या होना है? मैक्सिमा ही तो होना है। और सवाल में बोला गया है तो आपको फिर तब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सेकंड स्टेप चेक करके देखना चाहो चेक कर लो, कोई जरूरत नहीं है उसको चेक करने की। आपको अपनी नॉलेज को मतलब इनहेंस करने के लिए, समझने के लिए चेक कर लो, लेकिन चेक करने की कोई जरूरत यहां पर पड़ती नहीं। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि ये फोर्स मैक्सिमम ही होना है, कितना कर दिया जाए कि मैक्सिमम हो जाए।
और हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर मतलब पावर 1 वाली इक्वेशन बनेगी, और अगर किसी की पावर 1 है तो उसका रूट 1 ही आएगा, अगर पावर 2 है तो 2 रूट आएगा, पावर 3 है तो 3 रूट आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 2। लीनियर इक्वेशन कितने रूट्स होंगे? 1। समझ में आई बात बेटा ये? यस। तो ये चीज हम लोग इस तरह से चेक करके अपना काम करते हैं। तो इसमें आपके पास कई तरह की चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। अब आपसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछे मैक्सिमा मिनिमा के अलावा, ये पूछे आपका कि एक मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम है v, स्फीयर का वॉल्यूम है v, और ये है 4/3 पाई r क्यूब। अब अगर हम इसमें, अब मैक्सिमा मिनिमा का सवाल नहीं है, डिफरेंशिएशन का सवाल है, अगर हम इसके r को, रेडियस को हम चेंज करें, रेडियस को चेंज करें तो आपका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा? इफ r चेंजेस, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को चेंज होने का रेट बताओ। तो रेट का वर्ड जहां पे भी आएगा दिमाग में तो हम क्या मानेंगे? डिफरेंशिएशन। तो भाई आप बताओ, इस वॉल्यूम को चेंज करने के लिए क्या 4/3 पाई चेंज हो रहा है? क्या चेंज कौन हो रहा है? आर। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी डी आर। डीवी डी आर क्या होगा? 4/3 पाई तो ऐसे होगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, इस 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के रेट से चेंज होगा। क्लियर? तो इस तरह के सवाल भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी रेट ऑफ चेंज की बात आपके दिमाग में आए तो आपको तुरंत वहां पर डिफरेंशिएशन को कंसेप्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। यस। चलो, तो अब आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब अगली क्लास में एक क्लास लगेगा बस केवल आपको इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने में, और उसके बाद तो फिर हम लोग आ जाएंगे वेक्टर पे। अपने पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर का, ठीक है। क्लास ऑफ कर दें अब? यस। बताया नहीं आप आज क्लास था? हाँ, यार हम बताया नहीं आज क्लास था। अरे हमें लगा नोटिफिकेशन गया था ना कि नहीं गया था। नहीं गया था।